इसके प्रीवियस क्लास में, आज के प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया है पूरा। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, सब लोगों को याद होगा एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, एल एन बराबर एन, हाँ एम वी एन आर एन, जो लिखते हो एन एच अपॉन 2 पाई, जो एन की पावर वो एच की पावर, जहां एन वहां एच। फिर एंगुलर मोमेंटम के बाद आपने क्या पढ़ा, रेडियस, रेडियाई इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट, किसी भी कक्षा की अगर हमें रेडियाई बतानी है तो आप लोगों ने लिखा उसके लिए फार्मूला कि सर आर एन इक्वल टू होता है आपका 0.5 ए नॉट एन स्क्वायर, ए नॉट एन स्क्वायर, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, है ना, इसी में तो आएगा। और ए नॉट की वैल्यू आप लोग लिखते हो, ए नॉट मतलब वही होता है 0.53, 0.53 10 मीटर जाएगा तो वो एंगस्ट्रॉम में लगा रखा है 0.53, यहां याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये हो गया। और ये आता कैसे है, मतलब ये ए नॉट जो आपने 0.53 एंगस्ट्रॉम रखा, यहां पर जो कांस्टेंट आपको ध्यान देना था वो आपके पास क्या था, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, यही है आपका क्या चीज, ए नॉट, यही तो है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही तो वो चीज है। तीसरा आपने क्या पढ़ा भाई, वेलोसिटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा था, आपने वेलोसिटी ऐसे पढ़ा था c/137 इंटू 1/n, क्या यही पढ़ा था फार्मूला, है कि नहीं है। 1/137 यानी vn/c को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट सूक्ष्म संरचना नियतांक अल्फा से लिखते थे हम लोग, और ये हो गया आपकी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आएगी। और यहां से जो आपने क्या ये जो लिखा गया ना 1/37, वो वेलोसिटी जो आप लोगों ने लिखा था उसके लिए वैल्यू क्या लिखा था आप लोगों ने, e²/2 एप्सिलॉन नॉट h, याद आया होगा सबको, याद आया होगा। उसके बाद आपका एक आता है फ्रीक्वेंसी को लेकर के, फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है बट फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या लिखा जाता है, एफ इन एनी ऑर्बिट इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज अपॉन एन क्यूब। अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, है ना। फिर पछवा सबसे जरूरी चीज जिसके लिए तो पढ़ने ही इस लेसन में उतरे, है ना, एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। और एनर्जी एक नहीं, दो नहीं, तीन एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। और सब लोगों ने फाइनली ये राउंड ऑफ करके बताया था कि सर टोटल एनर्जी तो निगेटिव आ रही है, आई थी नहीं आई थी, ये टोटल एनर्जी निगेटिव बताती क्या है, निगेटिव क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उधार लिया है तो जाने थोड़ी देगा, बांध के रखेगा। इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, इसलिए आपकी एनर्जी आई। देखो मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट वाला, हो सकता है आपको ये याद हो अच्छे से, यही वाला याद भी किए होगे, -RHC/n², ये याद है, याद है नहीं याद है। RHC को हम लोग क्या बोलते हैं, RHC को रिडबर्ग बोलते हैं, और R को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये जमीन आसमान का अंतर है। RHC को रिडबर्ग बोलते हैं, और इस यहां से हमें पता चला कि सर रिडबर्ग को लिखा जाता है, रिडबर्ग इज इक्वल टू RHC, और ये रिडबर्ग हो जाता है यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट है ये, ऊर्जा की एक नई यूनिट है। अरे इससे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते थे, जूल जानते थे, न्यूटन मीटर जानते थे, कैलोरी जानते थे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जानते थे, अर्ग जानते थे, और एक आज नई सिखा दिया गया, क्या चीज है वो, एक और जानते थे, किलोवाट आवर, भूल गए आप लोग, यूनिट बिजली वाली जो एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। तो रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया, और इसकी वैल्यू आपको कितनी बताई गई है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है 13.6, अभी देखिएगा कितनी बार आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो आपने फार्मूला शॉर्टकट में लिखा था सर En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आया होगा आप सबको। और अब सबकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करोगे तो कौन किस पे डिपेंड करता है, जेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा है मैंने, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए मैंने लिखा है, हाइड्रोजन जैसे अन्य परमाणुओं के लिए ये फार्मूला, बल्कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होता है नहीं होता है, कुछ ना कुछ करेक्शन इसमें करना होता है। जैसे Rn के बारे में बात करूंगा तो Rn प्रोपोर्शनल जेड या 1/z, क्या Rn प्रोपोर्शनल 1/z, Rn प्रोपोर्शनल 1/z, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो खींचेंगे, क्या जेड ज्यादा होगा तो क्या रेडियस कम हो जाएगी, जेड वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पास आएगा तो क्या बहुत तेजी से चलेगा, यानी क्या Vn प्रोपोर्शनल जेड, भूल गए तुम लोग। और फ्रीक्वेंसी को गोली मारो, एनर्जी की बात करता हूं मैं, एनर्जी के बारे में क्या ध्यान देने वाली बात है सर, एनर्जी प्रोपोर्शनल जेड 1/z, जेड स्क्वायर या 1/z स्क्वायर, क्या जेड स्क्वायर, क्या e की पावर 4 ऊपर आता था,
e की पावर 4 ऊपर आता था, तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, En प्रोपोर्शनल z स्क्वायर फॉर, ये किसके लिए है, ये किसके, हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 रहेगा। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर सफर शुरू होता है हमारे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट था कि अभी इसी को लेकर के आगे हम लोग पीएचडी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक है, तो एनर्जी वाला हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। ऊर्जा स्तर, विभिन्न ऊर्जा स्तर, किसी हाइड्रोजन एटम में कितने ऊर्जा स्तर होते हैं, कितने डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, हम उस पर एंट्री करते हैं। तो टॉपिक का नाम रखिए, इसी के बेसिस पर, इसी फार्मूले के बेसिस पर हम लोग पढ़ने चलते हैं एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाता है एक ही बार में। चलो देखो क्या नाम है, एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर, है ना। एनर्जी मार्कर नहीं चल रहा है वाला सही, एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर, कई सारे ऊर्जा स्तर होते होंगे। ऊर्जा स्तर का मतलब, लेवल का मतलब समझ रहे हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब पहली नाभिक के पहली पास, जो नाभिक के है ना, न्यूक्लियस के सबसे पहली पास वाली, उसको 1 बोल देंगे। उसके जस्ट ऊपर वाली जो ऑर्बिटल होगी, जो क्लास होगी, उसको 2 बोल देंगे। उसके ऊपर वाली 3 बोल देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, लेवल्स के नाम से जाना जाता है, एनर्जी लेवल्स के नाम से जाना जाता है ना। n = 1, n = 2, अरे ये n की वैल्यू बदलते जाओगे तो एनर्जी की वैल्यू बदलती जाएगी भाई, बदलती जाएगी। अगर मैं बनाऊं डायग्राम, ये तो यही तो है, चल रहा है मार्कर, ये प्लस हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका पहला n = 1, यही तो है n = 1। फिर आपका ये बगल वाला n = 2, फिर ये उसके आगे n = 3, है ना। तो इन सब में ऊर्जा एक ही है कि अलग अलग है, बताओ सब लोग। सब में एनर्जी अलग अलग, तभी तो एनर्जी लेवल बटे हुए हैं, नहीं तो बटा क्यों होता, सब एक दूसरे पे ओवरलैप होता भाई। तो इसका मतलब है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अलग अलग एनर्जी होती है नहीं होती है, वही पढ़ने चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, किसी भी, हम वी नो दैट En = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको ये अच्छे से आता है। अब हम लोग बताना शुरू करते हैं n = E के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, n = 1 के, है ना। तो फॉर फर्स्ट के लिए, हम पहले एनर्जी लेवल की बात करूंगा, फॉर n = 1, यानी पहला एनर्जी लेवल, क्या ख्याल है En की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए सब लोग। En आप लोग क्या करोगे, -13.6 अपॉन कितने का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना आएगा माइनस, अब बताइए तो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी इतनी। चलो सब लोग बताइए, n = 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आएगी, बताइए सब लोग। नीचे नीचे कितना आएगा, अरे 2 2 4, तो ऊपर आएगा 4 3 12, है ना, लगभग 3.4, है ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट साथ में चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, वो आरएससी की वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। चलो भाई, n = 3 के करस्पॉन्डिंग बता देते हैं, इस वाले क्लास में कितनी एनर्जी लेकर के चल रहा होगा। अच्छा, एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है, बताइए। एनर्जी घट रही है, एनर्जी बढ़ रही है। क्या एनर्जी माइनस में घटना मतलब बढ़ना होता है? तो आप लोग सबको पता है कि सर जितना एनर्जी होगी उतना हम लोग दूर जाएंगे, जितना एनर्जी होगी उतना ही दूर जाएंगे, जितना दूर है उतना ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो ठीक है, n = 3, n = 3 के लिए आप लोग क्या बताएंगे सर, n = 3, -3 × 9, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। लिख देता हूं 1.50, जरूरत पड़ेगी तो जीरो कैलकुलेशन के लिए सॉल्व करने के लिए ले लेना। अच्छा, n = 4 के करस्पॉन्डिंग इस वाली क्लास में क्या एनर्जी होगी भाई, E4 जो आएगा, और सब माइनस में चल रहा है, देख लो ध्यान से, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। अरे भाई यहां करोगे ना 4 × 16, करोगे कि नहीं करोगे, तो 4 × 16 करोगे तो अपने आप 0 है ना, 1 से छोटा हो जाएगा। और अच्छा, n = 5 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 5 × 25, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, अगर याद रहेगा तो फिर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सब आसानी से लग जाएगा। इसमें से एक को डेटा नहीं याद रहेगा तो फिर आप न्यूमेरिकल का सपना छोड़ दीजिए कि न्यूमेरिकल आपके लिए बना है। ऐसे में बहुत सारी एनर्जी निकालते जाऊंगा, ऐसे खूब सारी एनर्जी आती जाएगी और एक टाइम के बाद n इक्वल टू मैं पहुंच जाऊंगा सबसे दूर जो होगा इन्फिनिटी वाला, सबसे दूर जो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाले के तो लिए वैल्यू बताई जा सकती है, लेकिन एक एकदम इन्फिनिटी वाले पर हम लोग वैल्यू बताते हैं। n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ई इन्फिनिटी कितना आएगा, क्या 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब 1/इन्फिनिटी, और एक को अनंत टुकड़ों में तोड़ने के बाद आप कहते हैं आंसर कितना मिलेगा आपको, 0, यानी वहां एनर्जी कितनी हो गई, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 0। ये था आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये डिब्बे, दोनों डिब्बे वाले इनिशियल और फाइनल वाला भी बहुत जरूरी है ना, और इसके बीच वाले जो है ना ये मीडिएटेड, ये सब भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखने चलते हैं इन सब लेवल्स का नाम क्या क्या है ना। समझ में आ गया सारी चीजें, सबको समझ में आ गया है ना। चाहे हाइड्रोजन एटम हो, अच्छा अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूंगा तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कहां पड़ा रहेगा बताओ सब लोग, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा कहां पड़ा रहेगा, n इक्वल टू 1 में पड़ा रहेगा। और हाइड्रोजन लाइक एटम में उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, वो भी कहां पड़ा रहेगा, वही में ही तो रहेगा, यानी सबके लिए ये वैलिड हो जाएगा, है कि नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप ये कर रहे थे तो उसमें जेड स्क्वायर की कहीं भूमिका नहीं थी, कि थी कहीं भूमिका नहीं थी। अगर किसी और के लिए बात करेगा तो आपको इसका मल्टीप्लाई किससे करा देना है, जेड स्क्वायर से, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो सीधे ये याद रहे ना, तो किसी भी बोल दे कि हीलियम के चौथे ऑर्बिटल में चौथे जो लेवल है उसका एनर्जी, उसमें एनर्जी कितनी होगी, तो ये मत ये भी ऑप्शन में होगा, लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। इसका किससे मल्टीप्लाई कराना जरूरी होगा, जेड नहीं, जेड स्क्वायर से यार। हाँ, इसका मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम लोग, जेड स्क्वायर से कराएंगे। और हीलियम बोला तो मतलब 2 दूनी 4, इसका 4 से गुणा कराइएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल यहां से बन जाता है सारा न्यूमेरिकल। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा रहता है, आप लोगों ने बताया। नॉर्मली सामान्यतः इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट ना, जमीन में ही तो पड़ा रहता है, अपने ग्राउंड स्टेट में शांत रूप से बैठा हुआ है नॉर्मली इलेक्ट्रॉन। तो इस जो n इक्वल टू 1 वाला एनर्जी लेवल है ना, E1, n इक्वल टू 1 के लिए जो E1 आता है, इस E1 का नाम रखा गया है, ग्राउंड एनर्जी लेवल, मूल ऊर्जा स्तर। क्या नाम है इसका, मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। और ग्राउंड एनर्जी लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि जमीन पे पड़ा रहता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, इसको मैं जमीन पे छोड़ दूं तो ये अपने लोएस्ट एनर्जी में है, और जैसे मैं इसको फेंकूंगा तो एनर्जी इसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा समझो है ना इसमें, कि ये है ना ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड पे पड़ा है, इसको कुछ एनर्जी दिया तो भागा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे पाए तो वापस भी आ जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। समझ, ये बताया गया था आप लोगों को कि अगर बाहर से कहीं एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर ज्यादा एनर्जी वाले की तरफ जाता है। देखो इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, जमीन पे पड़ा है, फेंका, एनर्जी दिया मैंने, तो अपने आप कहां भागा, ऊपर हाई एनर्जी लेवल में जाने लगा। लेकिन एनर्जी तो कुछ ज्यादा देर नहीं नाचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही वहां रुकता है। जैसे मान लो यहां पर था, इसको एनर्जी मिली तो कितनी देर के लिए यहां रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, वापस लौटना शुरू कर देगा और फिर वापस लौट के वहीं आ जाएगा। तो वैसे देखो ये गया और वापस आने लगा, तो एनर्जी खर्चा किया, कम पड़ा तो वापस कहां भागा, न्यूक्लियस की तरफ। ये चीज हो गया। तो जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है उसका नाम क्या रखा गया है, ग्राउंड एनर्जी लेवल, मूल ऊर्जा स्तर। और सबसे कम एनर्जी कहां है, इन्फिनिटी वाले में या पहले वाले में। सबसे कम एनर्जी कहां है, इन्फिनिटी वाले में या पहले वाले में। क्या पहले वाले में ही तो एकदम उसके पास बैठा है, इसका मतलब है पहले वाले में सबसे कम एनर्जी है, इसलिए इसको कहा जाता है लोएस्ट एनर्जी लेवल, निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या दोनों बातें समझ में आ गई है, दोनों बातें समझ में आई। ग्राउंड एनर्जी लेवल क्यों कहेंगे और लोएस्ट एनर्जी लेवल क्यों कहेंगे, क्या है, दोनों बातें क्लियर है। n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल लिखा जाता है E1, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल, मूल ऊर्जा स्तर, या फिर लोएस्ट एनर्जी लेवल। और इस दौरान इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन आपने देखा और आपको इलेक्ट्रॉन इसमें नजर आया, तो उस स्टेट का, उस अवस्था का नाम रखा गया है बेटा ग्राउंड स्टेट।
ये स्टेट भी जरूरी है आपके लिए। उस स्टेट का नाम क्या है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि मूल अवस्था। कौन सी अवस्था? मूल अवस्था। मूल अवस्था मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था, दूसरा नाम क्या याद रखोगे? सामान्य अवस्था या फिर मूल अवस्था। तो ये हो गया n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है। लिख भी देता हूं मैं, किसके करस्पॉन्डिंग? n इक्वल टू 1 के संगत, है ना? n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1 इज नोन एज इवन, इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड एनर्जी लेवल और लोएस्ट एनर्जी लेवल, एंड द स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अरे वहीं से मिला लो, मूल ऊर्जा स्तर, मूल अवस्था। समझ में आया पहला एनर्जी लेवल? क्लियर है सबको? यह है पहला एनर्जी लेवल। बट अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तब तो कूद के जाएगा, खुशी खुशी में जाएगा, ज्यादा देर तो रहेगा नहीं, बट कूद के जाएगा तो सही ना। तो n इक्वल टू 1 के ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल होंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, है कि नहीं है? इनके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा, चाहे n इक्वल टू 2 की बात करो, 3 की बात करो, 4 की बात करो, आप लोग उसको किस नाम से जानेंगे? उसको, क्योंकि यहां से ध्यान से देखो, एनर्जी मिली, खुशी हो गई, खुशी मिली, एक्साइटमेंट आ गया। एक्साइटमेंट आया नहीं आया? एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होकर के कूद के यहां पहुंच गया, उछल उछल के, है नहीं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे कुछ अब तुम्हें पता लग जाए कि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और आपने खूब अच्छे से मेहनत किया हो, तो आप एक्साइटेड रहेंगे रिजल्ट के लिए, ऐसा है कि नहीं है? तो जैसे कहीं एनर्जी मिल गई तो क्या हो जाएगा? एक एक्साइटमेंट आ जाएगी, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, है ना? डिस्ट्रैक्ट थोड़ी होना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो कूद करके यहां पहुंच जाएगा, और ऐसे एनर्जी लेवल्स को कहा जाता है एक्साइटेड एनर्जी लेवल। जब वो ऐसी स्टेट में रहता है तो उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। यानी n इक्वल टू 1 के बाद जितने भी ऊपर वाले ऊर्जा स्तर हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? दूसरा, n इक्वल टू 1 वाला केवल एक ही है, और n इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन के करस्पॉन्डिंग कितनी क्या एनर्जी लेवल होगा? E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा। इन सब का नाम क्या होगा? इन सब एनर्जी लेवल्स का नाम क्या रखा जाएगा? इन सब का नाम रखा जाएगा, है ना, कौन सा? एक्साइटेड एनर्जी लेवल, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। और कौन सी स्टेट कहा जाएगा? उत्तेजित अवस्था, मतलब एक्साइटेड स्टेट आर कॉल्ड, इन्हें हम लोग कहते हैं बेटा, इनको बोलते हैं एक्साइटेड, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ठीक है? और उस अवस्था का नाम होता है, क्या नाम है उस अवस्था का? एक्साइटेड, एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये केवल कब रहता है, कब होती है एक्साइटेड स्टेट? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कब होती है एक्साइटेड स्टेट? 2, 3, 4 ऐसे नहीं बताएंगे। ग्राउंड एनर्जी लेवल पे सामान्यतः n इक्वल टू 1 पे पड़ा रहता है। जब बाहर से कहीं एनर्जी मिलेगी तो वो कूद करके दूसरी क्लासेस में जाएगा, और दूसरी क्लासेस में जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये, इसका कूदना ही एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। कूद करके जाना क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे एनर्जी लेवल्स को जिसमें वो कूद के जा रहा है कि नहीं है? जिसमें वो कूद के जा रहा है उसको बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। यानी इसको छोड़ दो, बाकी सब कैसे लेवल होंगे? एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो इस एनर्जी लेवल का आपने नाम क्या लिखा? n इक्वल टू 1 का नाम क्या रखा है सब लोगों ने? सर n इक्वल टू 1 वाला ये तो मेरा कौन सा है? ग्राउंड एनर्जी लेवल। लेकिन ये इन सब का नाम आप लोग क्या रखोगे? इन सब का नाम क्या रखोगे? एक्साइटेड एनर्जी लेवल, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, एक्साइटेड एनर्जी लेवल। अब बच गया कौन सा? n इक्वल टू इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी हो गई? 0। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है। इसके बाद एनर्जी क्या पॉजिटिव रहेगी? तो पॉजिटिव रहेगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके बाद जो भी एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे जैसे हो जाए भाई। अब तो वो बाहर ही रहेगा, अब वो निकल चुका है, अब वो जा चुका है। और जा चुका है तो इसको बोलते हैं आयनाइज्ड स्टेट, आयनित अवस्था। और इस एनर्जी लेवल को कहा जाता है आयनित ऊर्जा स्तर, आयनाइजेशन एनर्जी लेवल। दो चीज। सबसे लास्ट वाली बात क्या है बेटा? सबसे लास्ट वाली चीज क्या है? n इक्वल टू फॉर किसके लिए? n इक्वल टू कौन सा? इन्फिनिटी के लिए अगर मैं बात करूंगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए बात करूंगा तो E क्या लिखा जाएगा? E इन्फिनिटी। E क्या लिखा जाएगा? E इन्फिनिटी। और E इन्फिनिटी का आंसर सबको पता है। और E1 का विद भाई देखो, किसी के लिए भी E1 की वैल्यू, कोई भी एटम ले आओ, सबके लिए E1 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट E इन्फिनिटी पर सबका एक ही मान होगा, 0। किसी के लिए ये नहीं बदल सकता।
क्योंकि इंफिनिटी तभी होता है, मतलब एनर्जी जीरो तभी होगी जब वो कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर पहुंच जाने का मतलब अब न्यूक्लियस से आजाद हो चुका है, उसके बंधन से मुक्त हो गया है, और मुक्त होने की वजह से एनर्जी लिखी गई है जीरो। इस एनर्जी लेवल का नाम रखा जाता है, कौन सा है, आयोनाइज्ड या आयोनाइजेशन। एक्साइटेशन लिखा है ना, एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो लिखो, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। और ऐसी स्टेट को, ऐसी अवस्था को आयनित अवस्था कहते हैं, आयनाइज्ड स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इतनी बात, आयनित अवस्था के नाम से जाना जाता है। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे केस में आयनित अवस्था में इलेक्ट्रॉन करता क्या है, एटम में रहता है या एटम को छोड़ चुका होता है। ऐसे तभी तो आपने, जैसे मान लो आपने लिखा Li, है ना, Li, इसके ऊपर कितने हैं, कितने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। लेकिन अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल वाले उस एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो कि वो उसको छोड़ करके चला जाए इन्फिनिटी पर, अब उसने अपना एक नेगेटिव चार्ज खो दिया, एक नेगेटिव चार्ज खो दिया, तभी तो आप Li प्लस लगा देते हो, और दोनों खो दिया तो Li डबल प्लस। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो Li डबल प्लस किसके जैसी हो जाती है, हाइड्रोजन एटम के जैसा, और हीलियम सिंगल प्लस किसके जैसा हो जाएगी, वो भी हाइड्रोजन के जैसा, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक निकाल दिया तो बचा कितना, एक, बन गया हाइड्रोजन लाइक, बन गया हाइड्रोजन लाइक। लेकिन ये आया चार्ज कैसे, ये आयनित कैसे हुआ, इसमें आयन आए कैसे, चार्ज आए कैसे, केटायन आए कहां से, तो केटायन आए कौन से, किस वजह से, एक्साइटेड स्टेट, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते गए, वो कूद कूद के एक्साइटेड होकर के ऊपर ऊपर जाता गया, और इतनी दे दिए कि वो क्या हो गया, कूद करके कहां चला गया, एकदम इंफिनिटी वाले पर चला गया, और वो कहलाया आयनाइज्ड स्टेट। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ चुका होता है, आयनित करने के लिए ये इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी किसके करस्पॉन्डिंग रखोगे, हमेशा आयनित करने के लिए हमेशा कितनी एनर्जी कर देनी है, उसकी फाइनल एनर्जी कितनी करोगे, अगर आयनित करना है, आयनाइज करना है, तो उसकी दिमाग में एक टारगेट रखोगे, इसकी फाइनल एनर्जी अगर जीरो हो जाए, अगर इसकी एनर्जी जीरो कर दिया मैंने, ये यहां बैठा ना, अगर इसकी एनर्जी जीरो कर दिया किसी तरीके से, तो कहां भाग जाएगा, इन्फिनिटी पर भाग जाएगा और आयनाइज हो जाएगा। एक्साइटेड करना है तो, अगर मान लो तीसरे में ले जाना है तो एक्साइटेड करना है तो अलग तरीके से। तो इसके बेसिस पर एनर्जी लेवल सबको समझ में आया है ना। इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस में रखते हैं। ऊपर क्या लिखा है, एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम, हमें तो अभी लेवल बताया ही नहीं गया, लेवल ही है जो अलग अलग तोड़ के पढ़ाया गया है, बस उस लेवल को लिखने का तरीका ऐसा नहीं है, ये गलत है तरीका, इसको गलत माना जाता है। वो एनर्जी लेवल कैसे दिखाया जाता है, देखो फिलहाल सही है ये भी यार, लेकिन किताबें इसको प्रेफर नहीं करती। किताबें जानते हो किसको प्रेफर करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, क्षैतिज रूप में। तो वो क्षैतिज रूप में ऐसे बनाई जाती है। ये देखिए, सबसे पहला आपने क्या सीखा है, n इक्वल टू, इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं, n इक्वल टू 1 वाला कौन सा एनर्जी लेवल है, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, मूल ऊर्जा स्तर है। इसके जस्ट ऊपर कौन मिलेगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो इसके जस्ट ऊपर मिलेगा आपको n इक्वल्स टू 2 वाला मिलेगा। क्लियर है सबको? इसके जस्ट ऊपर कौन मिलेगा, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। क्या एकदम सही बनाया जा रहा है, यहां देखो और यहां देखो, क्या ये सही बनाया जा रहा है, क्या n इक्वल टू 3 और ऊपर जाना चाहिए या और नीचे आना चाहिए, और नीचे किस लिए आना चाहिए, क्योंकि सर यहां तो मुझे लगभग 10 का गैप दिख रहा है, लेकिन यहां मुझे 10 का गैप कितने का दिख रहा है, क्या 1.5 का ही दिख रहा है शायद, समझ में आ रहा है? तो क्या यहां गैप भी कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है, मतलब ऐसे ही समांतर पैरेलल लाइंस बनाना सही नहीं है, जो कि सब एक दूसरे के पैरेलल हो, समझे ना, कोई दो आपस में पैरेलल होंगी लेकिन सब वैसी ही नहीं होंगी। इसलिए n इक्वल टू 3 क्या थोड़ा सा नीचे आएगा, n इक्वल टू 3 थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वो ऐसे बनाया गया। ये देखिए, क्या अब सही लिखा, n इक्वल टू 4 के लिए देखिए सब लोग, इन दोनों के बीच में गैप क्या और कम है, क्या 0.7 का ही लगभग गैप दिख रहा है मुझे, 0.7 का ही लगभग गैप दिख रहा है, मतलब ऊपर तो 1.5 का गैप था तो इतना बनाया, अब 0.7 का गैप दिख रहा है तो थोड़ा सा और नीचे बनाना चाहिए मुझको। ये मैंने बना दिया n इक्वल टू 4। क्या फालतू पचड़ ना करके n इक्वल टू 5 भी बन गई, थोड़ा नीचे है कि नहीं है ना, n इक्वल टू 5 ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे आता जाएगा, और मैं ऐसे बनाते जा रहा हूं ये खूब सारा। और सोचो ये कौन सा है बेटा, n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये हो गया आपका वो सबसे लास्ट वाला। अच्छा, इसके बाद आप सब लोग ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या रखा आपने,
सर ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक है। इन सब का नाम यहां से लेकर यहां तक एक्साइटेड एनर्जी लेवल, उत्तेजित ऊर्जा स्तर के नाम से जाने जाते हैं, है ना। इन सबको किस नाम से जाना जाता है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर के नाम से। और जो सबसे पीक पर बैठा है ना, सबसे पीक पर, इसका नाम क्या रखा है आप लोगों ने? आयनित ऊर्जा स्तर, आयनाइजेशन एनर्जी लेवल। इसके बाद एनर्जी पॉजिटिव शुरू होगी मतलब एटम से दूर ही रहेगा हर हाल में। फिर उसके लिए एनर्जी लेवल डिसाइड करना कि कहां पर है, ये आसान नहीं होता। इसके ऊपर ये बताना आसान ही नहीं है कि कहां रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि इतना तो पता है कि हाँ एटम से बाहर रहेगा, इतना पता ही नहीं पता है। इसके बाद एटम में रहेगा, एटम से बाहर रहेगा, अरे यहीं पर बाहर हो गया, तो इसके बाद कहीं भी रहेगा, बस हाँ एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इसके ऊपर ऐसे कर दिया जाता है। और ऐसे करने का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के नीचे कैसा है? डिस्क्रीट, अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग है। यह बताया गया फ्रैंक और हर्ट्ज के द्वारा। उन्होंने क्या बताया अब कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी सब तरफ ऊर्जा एक जैसी नहीं है, सारे एनर्जी लेवल एक जैसे नहीं है कि सब कहीं भी जाओ एनर्जी एक ही जैसी मिलेगी। एनर्जी कैसी मिल रही है? अगर यहां हो तो अलग एनर्जी है, यहां हो तो और अलग एनर्जी है, यहां गए तो एनर्जी बदली, यहां गए तो बदली, यहां गए तो बदली, और ऐसे लगातार एनर्जी बदलती है, यानी एनर्जी बंटी हुई है, एक समान नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट है, सतत नहीं है, विविक्त है। यहां से क्या पता चला? यहां से क्या पता चला? एनर्जी लेवल्स आर कैसे हैं? कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब टूटे टूटे, बटे बटे, अलग अलग, विभक्त हैं, विविक्त हैं। एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। एनर्जी लेवल कैसे हैं? डिस्क्रीट हैं, ना कि कंटिन्यूअस। मतलब हिंदी में लिख देता हूं मैं, विविक्त। हो सकता है कहीं पढ़े लिखो मतलब पढ़ रहे हो और तुम्हें ये नजर आ जाए लिखा हुआ कि विविक्त ऊर्जा स्तर। अब तो मेरे साथ तुम सोचोगे विविक्त क्या है? विभिन्न होना था, और फिर अपने आप को दिमाग लगाने लग जाओ। इसीलिए विविक्त बहुत पहले से जानना जरूरी होता था कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा, एक समान बना रहना, और डिस्क्रीट का मतलब विविक्त, असमान नहीं, विविक्त, बटा हुआ, लेकिन हाँ बटे होने में भी समान। यहां रहोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 13.6, 13.6, 13.6 मिलता जाएगा। इस पट्टी पे रहोगे, इस पट्टी पे वही रहेगा। लेकिन जैसे ऊपर गए अब तुरंत -3.4 आ गया, 3.5 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो, आएगा ना, वो आता जाएगा आपको। अब इस पूरी लाइन पर वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसी को बोला, इसी चीज का, इसी पैटर्न का नाम है एनर्जी लेवल। अगर एग्जाम में आए हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल ड्रॉ करिए, तो ये नाटक नौटंकी नहीं करनी है, केवल वो बना देना, केवल वो बनाना है। मार्क्स देख लेना, 2 है या 5 है। 5 होगा तो ये सब, 2 होगा तो सीधे वो बना देना, वो समझ जाएगा कि उसको सब आता है। और ये लिखना पड़ेगा, आयनित ऊर्जा स्तर, उत्तेजित ऊर्जा स्तर और मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये हर जितने बनाए हो ना, 5 जितना मैंने बनाया है, उतने के लिए एनर्जी भी बगल लिख देना, उतने के लिए एनर्जी भी बगल लिख देना। और अब आपका समझो जितने भी नंबर का आएगा ना, फिर वो कहीं भाग के जा नहीं सकता, वो उसके हाथ बन जाएंगे और कहेगा बच्चे ने मेहनत करा। यही तो चीज है, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि लाओ कुछ भी थ्योरी लिख दे, कुछ भी लिख दे। आया है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल, और पता नहीं कहां कहां की एनर्जी लिख रहे हैं, है ना। वो प्रोटीन की एनर्जी लिख देंगे, और उनको नहीं पता कि हाइड्रोजन की एनर्जी लिखना है, और इसी में गलत हो जाएगा। चलिए क्लियर हुआ सब? ये क्लियर बेटा? इसमें कोई दिक्कत बताइए, सब समझ में आया है? चलिए इसके आगे का टॉपिक है आपका, ये मार्कर कितनी देर से परेशान कर रहा है मुझे। इसके आगे का टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ, कितनी स्टेट पढ़ा, कितनी स्टेट पढ़ा था आप लोगों ने? 3। कौन कौन सी? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद आयनाइज स्टेट। क्लियर है सबको ना? तो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 तरह की होती है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कौन सी? आयनाइज स्टेट। क्लियर है ना? ग्राउंड स्टेट कब होता है बेटा? n=1 के करस्पॉन्डिंग, ग्राउंड एनर्जी लेवल, मूल ऊर्जा स्तर। एक्साइटेड स्टेट कब होता है बेटा? n=2, 3, 4, 5 है कि नहीं हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर मैं ये भी कहूं, हाँ n=2, 3, 4 एंड सो ऑन। आयनाइज स्टेट n=∞। सवाल है ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? एट रूम टेम्परेचर
इफ देयर इज नो एक्सटर्नल एनर्जी, कोई बाहर से एनर्जी दी ना जा रही हो, है ना, ये जनरली मिलता है, नॉर्मली मिलता है, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, कुछ नहीं, ये इसके बारे में बात ही मत करो, सामान्यतः आपको ऐसे ही देगा, सामान्यतः ऐसे देगा। ये कब मिलेगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल कब मिलेगा, जब उसको बाहर से एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, उसके पास, एक सेकेंड, कुछ तो एनर्जी है, चाहे जहां हो, चाहे जहां हो, कुछ तो एनर्जी है, लेकिन जब उसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी उसकी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो अपने आप कहां मूव करेगा, हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, हाईएस्ट पे नहीं, क्या हाइयर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। इसका मतलब है इसमें कहां होता है इलेक्ट्रॉन मूव, ये कब मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम, कहां से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल से मूव करेगा टू हाई एनर्जी लेवल, ये बात समझ में आई, लो एनर्जी लेवल से मूव करेगा हाई एनर्जी लेवल पे। सबसे लास्ट वाला आयनाइज स्टेट, ये कब होगा, जब कहीं से भी, जहां पड़ा हो वहां से किसी भी लो एनर्जी लेवल से सीधे आयनाइज एनर्जी लेवल में प्रवेश कर जाए तो वो कहलाती है आयनित अवस्था, है ना, एटम को छोड़ करके बाहर चला जाए, आयनित हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देता है तो होते ही आयनाइज स्टेट, मतलब फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल या n इक्वल टू 1 या कहीं भी फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू कहां से चला जाए, आयनाइज एनर्जी लेवल चला जाए, तो ये चीजें हो जाता है। अब इसमें क्या क्या है, क्या ये हमेशा मिलता है मुझे, क्या ये हमेशा मिलेगा, इसको पढ़ाया ही नहीं जाता। ये और ये, क्या ये हमें इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इन दोनों के बिहाफ पर, बेसिस पर दो एनर्जी पढ़ाई जाती है। इसके लिए पढ़ाई जाती है इतनी एनर्जी दो कि कूद करके ऊपर वाले में जाए, तो क्या उस स्टेट का नाम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। इसलिए ऐसी एनर्जी को कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। यहां पर कौन सी एनर्जी पढ़ाई जाएगी हम लोगों को, कौन सी एनर्जी, एक उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। वो ऊर्जा, वो आवश्यक ऊर्जा जो उसको निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले में, है ना, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एनी इलेक्ट्रॉन और मूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर हुआ ना। लेकिन वो एनर्जी देने के लिए जो पोटेंशियल लगाया जाता होगा, क्योंकि सबको पता है सर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है, चार्ज को एनर्जी कैसे देते हैं हम लोग, बैटरी लगा करके, पोटेंशियल V बराबर W/Q, W इक्वल टू VQ, W इक्वल टू V इंटू Q, तो VQ लिखो या QV लिखो, क्या W ही एनर्जी है, वर्क डन ही एनर्जी है। E इक्वल टू Q बराबर NE, क्या E बराबर EV हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे लगाना पड़ेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया। इसलिए तो आपने लिखा था 13.6, 3.4, 1.5 लिखा था, नहीं लिखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा था। इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, और वो कहलाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो जो पोटेंशियल लगाया जाएगा ना, क्या चीज, जो पोटेंशियल लगाया जाएगा उसका नाम क्या पड़ेगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं उत्तेजन विभव। अभी इसको सिखाया जाएगा और उत्तेजन विभव के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सबको समझ नहीं आती, ठीक है, याद नहीं रख पाते। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये दोनों बातें समझ में आ गई है। क्या है, अरे वो कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैं बता रहा हूं, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, सबसे बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 2 में कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 में ज्यादा है एनर्जी या 1 में, 2 में ज्यादा है, तो अगर मैं उसको 2 में भेजना चाहूं तो मुझे उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो सर जितनी है उसी हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, करते हैं सर E2 माइनस E1। भाई यहां ज्यादा है और यहां कम है, यहां पर बैठे आप, यहां पर बैठे हो, यहां एनर्जी कम है, और आप यहां जाना है ना, यहां जाना है, यहां एनर्जी ज्यादा है। मैंने कहा कि कितनी, मान लो यहां 10 जूल है, तो पक्की बात है यहां 100 जूल है, कितनी दूर के यहां भाग जाओगे, कितनी दे दूं कि चले जाओगे यहां पर 90 जूल। तो कैसे आया, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस
इनिशियल। तो मैंने क्या कर रहा हूं यहां पर E2 माइनस E1, तो आप क्या करोगे -3.4 में से क्या घटा दोगे -13.6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका आएगा 13.6, 13 में से 3 गया 10, 6 में से 4 गया 2, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई। ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी? जो हमें देनी है, और यही तो उसकी कौन सी एनर्जी कहलाएगी? एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा, जो उसको दूसरी कक्षा में भेजने के लिए जरूरत है। ये वो एनर्जी है जो उसको दूसरी क्लास में भेजने के लिए जरूरत है, तभी वो दूसरी क्लास में जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से E हटा दे, इसमें से क्या कर दे? E हटा दे, यानी 10.2 वोल्ट की बैटरी, 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस काफी है उसको n बराबर 1 से n बराबर 2 में ले जाने के लिए। यानी अगर यहां ध्यान देगा, अगर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी एक्साइटेशन, तो x वोल्ट क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर ये उत्तेजन ऊर्जा है ना, अगर ये एक्साइटेशन एनर्जी है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल, उत्तेजन विभव के नाम से जाना जाएगा। ये समझ में आया? कट कॉपी पेस्ट किस पे लग जाता है? आयनाइजेशन पे। तो कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। और कौन सा पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल। एग्जाम में केवल यही पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता, ये तुम्हारे यहां नहीं पूछा। सीबीएसई का ये फेवरेट है और यूपी का ये फेवरेट है। आइए यूपी बोर्ड वाला भी देख लेते हैं हम लोग। इधर सबको समझ में आया है? इधर सब कुछ क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कौन से में? आयनाइजेशन पोटेंशियल में और आयनाइजेशन एनर्जी में। तो सबसे पहला है कि यहां पर, ये मैं सेपरेट कर दूं, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, ये तो अलग कैलकुलेशंस है। यहां पर जो एनर्जी चाहिए होती है लो एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल से, कहां पर भेजने के लिए? आयनाइजेशन, मतलब n इक्वल टू समझ ले 1 से 2 से 3 से, कहीं से भी भेजना है। कहां पर? इन्फिनिटी पर भेज, 1 2 3 पर कहीं से भी तुम्हें इन्फिनिटी पर भेजना है। तो फाइनल एनर्जी क्या पता है सबको कितनी रखनी है? फाइनल एनर्जी कितनी कर देनी है उसकी? 0। तो कहीं से भी भेजना हो, अगर मुझे उसको 1 से ही भेजना हो, तो 1 से ही भेजना हो तो आप लोग लिखेंगे सर E2 माइनस E1। E2 तुम्हारा E2 है या E इंफिनिटी है? बताइए। E फाइनल माइनस E इनिशियल, मतलब E इंफिनिटी माइनस E1। E इंफिनिटी 0 माइनस E1 कितना? फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट क्लास -13.6 कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन। ये एक्साइटेशन होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी एक तरीके की एक्साइटेशन एनर्जी ही है, लेकिन एक्साइटेशन में वापस लौटने का चांस है, आता भी है 10⁻⁻8 सेकंड के बाद। आयनाइजेशन में वापस लौट के नहीं आता है, अपने परमाणु की जो सबसे आखिरी क्लास है उसको भी छोड़ करके चला गया होता है। तो यही डिफरेंस है एक्साइटेशन एनर्जी में और आयनाइजेशन एनर्जी में, बाकी कुछ नहीं है। जो प्रोसीजर वहां पढ़ा, तो इसमें इसकी एनर्जी, इसमें जो एनर्जी पढ़ाई जाती है, आपको पढ़ाई जाती है कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और अरे और क्या चीज है इसमें? पोटेंशियल। वेरी गुड। तो पोटेंशियल क्या कहलाएगा बेटा? आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोजन क्लास की पहली क्लास में, हाइड्रोजन एटम के पहली क्लास का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी है कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल आपसे जानते हो, आपके एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है केवल एक ही चीज का, यूपी बोर्ड का, हाइड्रोजन परमाणु की, है ना, पहली कक्षा के लिए आयनन विभव का मान कितना होता है? तो उसमें तुम्हें -13.6 भी लिखा मिलेगा और प्लस वाला भी लिखा मिलेगा। तो ध्यान देना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो हम लोग लगाएंगे, निगेटिव में थोड़ी लिखेंगे। निगेटिव तो उसकी एनर्जी है, उसको इतनी दो कोई 0 हो जाए तो इतना। अगर इतना एनर्जी दे दी जाएगी तो उसकी एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? देखो इलेक्ट्रॉन सामान्यतः यहां देखो, यहां पर ये न्यूक्लियस n इक्वल टू 1, कितनी एनर्जी है यहां पर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी ही, ये देखो इतनी एनर्जी निकाला है आपने, कहा कि सर अगर इतनी ही हम दे देंगे इसको तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और 0 कहां होती है? इन्फिनिटी पर। चला गया छोड़ करके। क्लियर है सबको? तो ये हो गया आपका ओवरऑल। अब मैं आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल के वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कैसे क्या। बाकी सब क्लियर है ना? इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, सबसे लास्ट वाला, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो बिल्कुल इसी के जैसी है, इसी के करस्पॉन्डिंग है आयनाइजेशन एनर्जी की बंधन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को कहीं भी हो, कहीं भी पड़ा हो, परमाणु से अलग करने के लिए,
आइसोलेट करने के लिए, विलग करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं हम लोग बंधन ऊर्जा। याद रखिएगा, बंधन ऊर्जा आगे फिर आएगा अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। पढ़ाया जाएगा आगे है, ठीक है, न्यूक्लियर में, तो वही तो है ये बाइंडिंग एनर्जी को। और क्या इसके आयनाइजेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो अगर आपसे कहे इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी के नाम आयनाइजेशन के बजाय बाइंडिंग लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं है कि हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी नहीं है। बंधन ऊर्जा, बंधन का मतलब जो कितने से बंधा है और दे दिया तो आजाद हो गया। आप थोड़ी थोड़ी दोगे तो बंधा ही रहेगा, निकल पाएगा नहीं। तो आप लोग क्या बताओगे? भाई ज्यादा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी मुझे लगता है, और आपने इतनी दे दिया शायद और आजाद हो गया, तो आप क्या कहोगे? अरे वाह, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 13.6, क्योंकि इसी पर तो हम इसको आजाद करा पाए। ये बात समझ में आ रही सबको? तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी व्हिच इज करस्पॉन्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी ही है बाइंडिंग एनर्जी, ये याद रखिएगा। बाकी और बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, असली बाइंडिंग एनर्जी आपको पढ़ाई जाएगी न्यूक्लियाई चैप्टर में। ओवरऑल सब क्लियर हुआ? अब ये बचा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इधर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, इधर वाला मिटा देता। कौन सा मिटा दे? सब समझ में तो आया होगा। तो टॉपिक का है, मतलब टॉपिक यही है बीच वाला, ठीक है, ये नहीं अभी कंप्लीट हुआ है बेटा। इसमें जो पढ़ना है वो देखिए, इसमें कौन सा पढ़ना है। सबको एनर्जी लेवल अपना देख लीजिए जो बनाया है सब लोगों ने, एक बार देख लो रफ्तार के साथ। जो तुम लोगों ने एनर्जी लेवल बना रखे हैं ना अलग अलग, वो वाले देख लीजिए एक बार। जो भी एनर्जी लेवल बना रखे हैं वो देख लीजिए। इससे पहले वो हॉरिजॉन्टल वाला दिखा सबको, हॉरिजॉन्टल वाले एनर्जी लेवल देखिए और मुझे एनर्जी लेवल बताते जाइए सीक्वेंस से बताइए। n इक्वल टू 1 n1 सॉरी n इक्वल टू 1 E1 कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। n इक्वल टू 2 E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप बिना देखे भी बताएं तो और अच्छा लगे, ठीक है। n इक्वल टू 3, खुद से दिमाग लगाओ, मैं फार्मूला लिख दूं क्या? n इक्वल टू 3, E3 इक्वल टू -1.51, n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग 0.8 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 5, E5 कितना? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबको आखिरी वाला पता ही है, पता है क्या? n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ए इन्फिनिटी और वो 0, और सबको है ना एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए। ये इतनी बातें मेरे लिए काफी है। अब हम लोग बात करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल को लेकर के। सामान्यता कहां पड़ा रहेगा? E1 में, मतलब N1 में, n इक्वल टू 1 में पड़ा रहेगा। इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी है। मेहनत कब करना होगा? जब, हाँ बस यही टारगेट रखो, बस ये सब टारगेट नहीं हो सकता क्या? उसको वहां से हटा के किसी दूसरी क्लास में फिर सेट करने के लिए, है कि नहीं है? तब मुझे लो एनर्जी लेवल से, ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में अगर भेजना है तब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और निम्नतम ऊर्जा स्तर से उसको किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी। अरे भाई, ग्राउंड एनर्जी लेवल से किसी हायर एनर्जी लेवल में भेजना है तो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? एक्साइटेशन एनर्जी। उसको बताने का तरीका क्या है? और हमेशा कहां पड़ा मिलेगा तुमको? हमेशा कहां पड़ा मिलेगा? ग्राउंड में मिलेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे लिखा जाता है वो देखिएगा ध्यान से। हमेशा कहां पड़ा रहेगा आप सबको पता है, नॉर्मली कहां पड़ा रहेगा? ग्राउंड एनर्जी लेवल में। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी या फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, पहले एनर्जी बता देते हैं, पोटेंशियल पहले ही पता लग जाएगा। एनर्जी कैसे बताया जाएगा? फर्स्ट, जब आप उसको कहां से कहां भेजोगे? पहले से दूसरे में, तो आप कैसे लिखा जाएगा? E2 -E1। पहला ये समझना है, फर्स्ट वाला इस फर्स्ट से लेना देना नहीं, ये तो हमेशा वहीं पड़ा रहेगा। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा लिखने का तरीका है E2 -E1। और आपने लिखा भी था थोड़ी देर पहले बेटा, क्या लिखा था? -3.4 माइनस कितना? -13.6 कितना आएगा? प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो आपका आंसर आ गया, कितना आया? 10.2 वोल्ट। 10.2 वोल्ट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, पहला उत्तेजन विभव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल,
सॉरी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या लिखोगे आप लोग? सेकंड E3 माइनस E2, E3 माइनस E3 माइनस E3 माइनस E3 माइनस E3 माइनस E1 या E2, E1 या E2 हमेशा कहां पड़ा रहता है? E1। तो क्या E2 E3 माइनस E1 हमेशा कहां पड़ा रहेगा? बार बार मैं क्यों उस पर जोर दे रहा था कि ये एक चीज याद रखो, डेटा कैप्चर करते चलो, अच्छे से याद करते चलो, हमेशा कहां पड़ा रहेगा? तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी अगर बतानी होगी तो भी मैं यहां थोड़ी है ये तो काम चोरी हुई वहां तक लाया था तुमने और थोड़ी सी दे दिया यहां तक ले आया। असली में हम असली पूरी मेहनत करके बताएंगे ना, पूरा खुद का वर्क डन बताएंगे। अनुराग का और आदित्य का थोड़ी बताऊंगा कि ये यहां तक लाया था, ये यहां तक लाया था, ये वाला नहीं, हम बताएंगे टोटल और यहां से लेकर यहां तक लाने में। तो थर्ड E3 माइनस E1 क्या लिखा जाएगा बता? अरे बोल कितना लिखूंगा? माइनस 1.51 माइनस माइनस 13.6। अब बताओ कितना आएगा? माइनस 1.51 माइनस 13.6 12.09 एग्जैक्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल आएगा 12.09 वोल्ट। क्लियर है ना? अब खुद ही देख लो, अगर और दूर भेजना था तो एनर्जी बढ़ी या घटी? और दूर एनर्जी बढ़ी या घटी? बढ़ी। पोटेंशियल और ज्यादा लगाना पड़ेगा और कम? पहले 10.2 वोल्ट लगा रहे थे आप लोग, अब कितना लगा रहे हो? 12 वोल्ट, लगभग 12.1 वोल्ट लगा रहे हो, तब वो यहां से यहां आ रहा है। ऐसे ये बता सकते हो, ऐसे ये बता सकते हो। और ऐसे कौन बताया अभी थोड़ी देर पहले? ये वाला। अरे इनडायरेक्टली यही तो बताया था आप लोगों ने, यही तो बताया था ना। तो अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू इंफिनिटी तो वो हो जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल में बदल जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनित ऊर्जा स्तर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, और वो हो जाएगा सबसे फाइनल वाला। समझ आए ना? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जितना निकालना चाहो निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। देखो इसके लिए निकाला तो क्या कहलाएगा? फर्स्ट। इसके लिए निकाला तो क्या कहलाएगा? सेकंड। इसके लिए निकालोगे फोर्थ के तो वो थर्ड होगा। ये ना सोचना, अगर बच्चे जानते हो क्या गलती करेंगे मैं बता दूं, आएगा क्या चीज जानते हो? कि थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए, ऐसे याद करेंगे। अच्छा थर्ड, बाएं हाथ का खेल E3 माइनस E1, और उनको नहीं पता, बेचारे मेहनत अच्छी की है, लेकिन वो थर्ड नहीं है, वो सेकंड है। फोर्थ वाले भी बैठे हैं, है ना? 3 में से क्या 2, ऐसा ना कर देना क्या पूछा था? थर्ड ना? हाँ ये बहुत अच्छी चीज बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 3 में से क्या? तो ये 2 के लिए है। हमसे क्या पूछा था? थर्ड वाला। तो थर्ड वाला E4 माइनस E1, 4 में से बन गया। हाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये काम आएगा आपके। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर हियर? देखिए चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, वो भी हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। बोहर जो बता के गए, जो फार्मूला वगैरह बता के गए, उसके बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा क्या चीज होता है सबको बताया गया है। स्पेक्ट्रा क्या होता है? वेवलेंथ का, तरंगदैर्घ्य का अलग अलग क्रमिक है ना, पैटर्न जो होता है, अलग अलग वेवलेंथ का जो टॉपिक होता है, मतलब पैटर्न जो मिलता है हमको, वो लीनियर होता है। स्पेक्ट्रा कौन बताया गया था? स्पेक्ट्रा कैसा होता है? लीनियर होता है। लीनियर होता है ना, कंटिन्यूअस होता है क्या? नहीं नहीं, लीनियर होता है। इसी में तो फेल हुए थे कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड 2 चीजों में फेल हुए थे, पहला स्टेबिलिटी, अस्थायित्व तो नहीं दे पाए, और दूसरा लीनियर स्पेक्ट्रम की, लीनियर स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैक्सवेल ने क्या बताया था? याद करिए, मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल ने बताया था कि जो वो घूम रहे हैं, घूमते घूमते अगर पास आ रहे हैं तो एनर्जी छोड़ेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी छोड़ेंगे, और दूसरा जो घूम रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम होती हैं। और सेम होती हैं तो स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं मिला, लीनियर मिला। वही पढ़ने चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, है ना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने चलते हैं कि वो कैसे कैसे मिलता है। तो फार्मूला सबको याद है? याद है? हम लोग पढ़ते, अब मैं पढ़ा देता हूं रफ में, एकदम बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। और कौन सा पढ़ाऊंगा जानते हो? एमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यह है टॉपिक, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन
एटम, हाइड्रोजन एटम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर के हिसाब से क्या बताया उन्होंने, हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा स्पेक्ट्रम है ये, उत्सर्जन। क्या प्रकार का स्पेक्ट्रम मिलता है, क्या प्रकार का स्पेक्ट्रम मिलता है, दो, कौन कौन सा, एक एमिशन का और एक एब्जॉर्प्शन का, यानी उत्सर्जन का भी मिलेगा और अवशोषण का भी मिलेगा हमें देखने को। तो हम पहले उत्सर्जन वाला पढ़ते हैं, उत्सर्जन वाले में क्या होता है। तो उत्सर्जन वाला कब होगा बेटा, कहां से कहां आएगा, उत्सर्जन वाला कब मिलेगा, जब वो हाई एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर के ऊपर चला गया है, एनर्जी थोड़ी बहुत दिया, वो ऊपर चला गया, और वहां से जब वो नीचे कितनी देर के लिए रहेगा, यहां पर 10⁻⁸ सेकंड यहां पर रहेगा, उसके बाद वो कहां उतरना शुरू करेगा, नीचे, यानी अपने फाइनल एनर्जी लेवल की तरफ आएगा, और उस दौरान एनर्जी जो ज्यादा है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा तो E = h/, हमें h/, hc/λ देखने को मिल सकता है। तो वो जो लाइन को चमकाएगी ना, जो रेडिएशन निकली, वो रेडिएशन जिस वेवलेंथ की पट्टी पर जाकर के गिरेगी उसको चमकाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये वाली, ये मिली, इतनी एनर्जी दिया था तो ये मिली, इतनी एनर्जी दिया था तो ये वाली चमकी, जो चमकेगी, जो दिखाई देगी, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। एक सरफेस होता है, सरफेस पे एनर्जी पड़ती है, ये सरफेस होता है, सरफेस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो वही उसी को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं, है ना। तो वही देखने चलते हैं, कब होगा ये वाला, कब बताया आप लोगों ने, जब एनर्जी रिलीज करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, जब एनर्जी रिलीज करेगा, यानी वो एक्साइटेड स्टेट से क्या ग्राउंड स्टेट पर आएगा, यानी स्पेक्ट्रा एमिशन तब मिलेगा, एमिशन तो तब मिलेगा जब एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी को क्या रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी त्याग करेगा, है ना, एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो अपने आप कहां से कहां मूव करेगा, दैट इज मतलब कहां से, एक्साइटेड स्टेट से, वेरी गुड, एक्साइटेड स्टेट से कहां को मूव करेगा, ग्राउंड स्टेट पर या लो एनर्जी लेवल पर आएगा। तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं ग्राउंड एनर्जी लेवल, बट आप याद रखिएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल याद रखिए, या फिर क्या याद रखिए, सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, लो एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है, तब वो एनर्जी को रिलीज करता है, और इस दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है किसके रूप में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ विकिरण, वेरी गुड, रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित करेगा, त्यागेगा, और वो रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, h/, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वही चमकेगी लाइंस, वही लाइंस चमकेगी वेवलेंथ की, जैसे मान लो ऐसे पट्टी खूब बनी है ऐसे ऐसे, है ना, ये अलग पट्टी, ये अलग वेवलेंथ के लिए बनाई गई है, ये अलग वेवलेंथ के लिए बनाई गई है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे उतर रहा है, एनर्जी रिलीज किया, ये चमकी तो हमने कहा ये एनर्जी दिया था, ये वेवलेंथ है, ये चमकी तो हमने कहा ये था। ये समझ में आया ना स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रा का मतलब कुछ नहीं है, अलग अलग वेवलेंथ का पैटर्न होता है, वही हमें देखते हुए चलना है। तो इसमें सबसे पहले हमें वो फार्मूला पता होना चाहिए, कहां एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल में ज्यादा होगी या इनिशियल में ज्यादा होगी, कहां एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आप सब बता रहे हैं कि ये अगर ये है, ये और ये, तो मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन एक यहां से पहले से दूसरे में जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा, तब ये मिलेगा, कब होगा ये, दूसरे से पहले में आएगा, तो ये तो हो जाएगा ई इनिशियल, और ये क्या कहलाएगा आपका ई, तो ये तो तब मिलेगा जब फाइनल ज्यादा हो कि इनिशियल ज्यादा हो, ये एमिशन कब मिलेगा, जब इनिशियल ज्यादा हो, अगर इनिशियल ही कम रहेगा तो फिर अगर ये कम होता और ये ज्यादा होता तो इधर आता ही ना, ये तो बात है ना, बट ऐसा है ही नहीं, मतलब समझिए ध्यान से, ये एमिशन तब मिल रहा है जब यहां वाली एनर्जी जहां पर है वहां ज्यादा है और जहां लौट रहा है वहां कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ लौटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी ई इनिशियल ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है, और ई फाइनल, और वो भी तुम्हें भी पता है भाई, अगर ये तीसरा ऑर्बिट होता तो 1.51 लिखते हो, और ये क्या लिखते हो 13.6, सही लिखा है, माइनस माइनस, सीधी बात है, ये कम है और ये ज्यादा है, कम है, ज्यादा है तो रिलीज करते हुए आएगा, फिर यहाँ पर बैठेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा कि सर इसके लिए ई जो h/, रिलीज करेगा, है कि नहीं है, जो E = h/, मुझे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, क्या उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस से, उन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस से ही तो मिलेगी, या ऐसे ही मिल जाएगी, है कि नहीं है। तो आप लोग क्या डेल्टा E, ये डेल्टा E लिखोगे कैसे, E ज्यादा माइनस कम, कैसा लिखोगे, ज्यादा माइनस, तभी तो ये आपको डेटा मिलेगा,
अगर आप कम माइनस ज्यादा कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सब खेल पलट जाएगा, मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तो इसलिए यहां क्या लिखा जाएगा, जो ई है वो डेल्टा ई है। डेल्टा ई आपने लिखा सर ज्यादा माइनस कम लौट रहा है ना, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इक्वल टू एच न्यू। ई इनिशियल लिखने का तरीका कौन बता के गए थे, ई एच न्यू, ई लिखने का तरीका कौन बता के गया है, हमें बता करके गए हैं बोहर। अब बोहर ने लिखा है ई कहीं भी इनिशियल फाइनल छोड़ो, कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में लिखने का तरीका ई एन इक्वल टू माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। क्या ये तरीका है लिखने का? तो मैंने लिखा यहाँ पर ई इनिशियल। ई इनिशियल क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग बताइए। ई इनिशियल का मतलब हो जाएगा माइनस आर एच सी अपॉन एन, यहाँ इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर माइनस ई फाइनल, ई फाइनल माइनस आर एच सी अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। सही लिखा गया है, सब देख लीजिएगा, एकदम सही चल रहा है। इक्वल टू एच एच अपॉन लैम्डा कर दें। अरे एच न्यू को मैं क्या लिख सकता था, यहां से ये माइनस माइनस प्लस, ये क्लियर है सबको, ये माइनस माइनस प्लस आगे आ गया और आर एच सी उठ भी गया, देख लो क्लियर है। तो आर एच सी क्या बचेगा, 1 अपॉन क्या एन फाइनल वाला माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल वाला, क्या सही है, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। स्पेक्ट्रा पढ़ने चल रहे थे तो किसका आना बहुत जरूरी था, क्या आ गया है, आ गया आ गया आ गया और आ गया, एच सी से एच सी चला गया। अब आपको जो जिसकी तलाश थी लेमडा की वो आ चुका है। और एक सेकेंड, सब सही है ना, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग ओके। तो फार्मूला लिखा गया 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इनटू व्हाट इज आर, यू नो वेरी वेल व्हाट इज आर, रिडबर्ग नहीं है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर या मीटर इनवर्स, ठीक है। आर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ये हो गया इस हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए फार्मूला, वेवलेंथ के लिए तरंग का सूत्र हो गया, तरंग दैर्ध्य का। और 1 ये लेमडा का फार्मूला है, अगर लेमडा लिखोगे तो सब काटोगे पीटोगे आ जाएगा आंसर, ये तरीका हो गया। 1 अपॉन लेमडा को कहा जाता है वेव नंबर, तरंग संख्या के नाम से जानते हैं। व्हाट इज 1 अपॉन लेमडा, तरंग संख्या। 1 अपॉन, अगर मैं लिखूं कहीं पर, यहां लिख देता हूं, तुम लोग जान लीजिए बस, 1 अपॉन लेमडा को कहा जाता है न्यू बार, जिससे आप लोग बोलते हैं वेव नंबर, है ना, तरंग संख्या। अरे वेव नंबर का मतलब तरंग संख्या, न्यू बार के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं तरंग संख्या। ये हो गया आपका 1 अपॉन लेमडा। अगर केवल 1 अपॉन लेमडा बता दिया ना तो उसको बोल देंगे वेव नंबर, बट लेमडा को पलट दिया, वेव नंबर का रिवर्स क्या कहलाएगा, लेमडा, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा जो लिखा रहता है उसको वेव नंबर के जैसा बताया जाता है कि दिस इज वेव नंबर फॉर ये वो, और ये सीरीज ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, ये नोट करो फिर मैं आगे बता दूं। क्या फार्मूला आया है बताइए, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। व्हाट इज 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा को वेव नंबर, तरंग संख्या के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा, ये हो गया हमारे लिए, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी आएगा, जहां से आएगा वहां एनर्जी ज्यादा होती है और जहां को आता है वहां एनर्जी कम होती है। अच्छा ध्यान से देखो, एन फाइनल, अगर एनर्जी लेवल्स बनाए जाएं, मैं रफली बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, n इक्वल टू 1, उसके बाद n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, एनर्जी लेवल्स आपको आते होंगे आई होप, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ऐसे और बनेंगे, और जितना बना चाहो बना सकते हो, है ना। और बहुत दूर गए तो इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी। जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, चाहे दूसरे से चल के आए, चाहे तीसरे से चल के आए, चाहे चौथे से चल के आए, केवल पहली क्लास में अगर आएगा तो एन फाइनल हमेशा उसका फिक्स है, एन फाइनल उसका हमेशा। अरे इनिशियल में ज्यादा है, अरे 2 से 1 में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, 3 से 1 में आएगा तो भी करेगा, 4 से 1 में आएगा तो भी करेगा भाई,
तो हर केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा, और इस दौरान जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो आप लोगों को ये देखना है कि एन इनिशियल मतलब फाइनल हमेशा कितना है उसका, एक। अगर हमेशा हर बार कहां से आकर के गिरे, कहीं से भी आकर के आए और आकर के हमेशा किस में गिरे, n इक्वल टू 1 ग्राउंड, मतलब n इक्वल टू किस में गिरे, 1 में, तो एक अलग सीरीज बनती है। और कहीं से भी आकर के अगर रुक जाए, यहां पर रुकने लग जाए तो एक अलग पैटर्न बनता है। कहीं से आकर के अगर यहां रुकने लग जाए तो अलग पैटर्न बनता है, ऐसे यहां रुकेगा यहां रुकेगा, ऐसे आपको सीरीज पढ़नी है। कहीं से भी आए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर आकर के वो ठहरता है n इक्वल टू 1 में, तो सबसे पहली सीरीज जो बनती है, जो हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या नाम है उसकी, लाइमन श्रेणी, सबसे पहली, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो बामर थी, क्योंकि वो दिखाई देती थी, लाइमन नहीं दिखाई देती थी। कौन दिखाई देती थी, बामर। तो सबसे पहले डिस्कवरी बामर की हुई, उसके बाद लाइमन की हुई। तो बामर जो सीरीज है वो लाइमन के जस्ट बाद मिलेगी, जो दिखाई देगी वो विजिबल रीजन में अकाउंट होती है। किस क्षेत्र में आएगी, दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में, तो वो आएगी। तो हम लोग सबसे पहली सीरीज कौन सी पढ़ लेते हैं, कौन सी, लाइमन सीरीज, समझ रहे हो ना। सबसे पहले करते हैं नंबर 1 फॉर लाइमन सीरीज। एक के लिए फार्मूला बताऊंगा, बाकी तुम सब समझ जाओगे। फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कब मिलेगा, जब n फाइनल हमेशा, मंजिल हमेशा क्या हो, एक, हमेशा कहां आए, 1 में, और n इनिशियल क्या हो, 2 3 4, क्या कुछ भी हो सकता है, n इक्वल टू 2 3 4 5, क्या कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता है। अब ध्यान से देखो, यहां से n इक्वल टू 1 से आ रहा है यहां पर, तो ये ऐसे आएगा। देखो एरो हमेशा किस पे दिखाई जा रही है, 1 पे, तो ये n इक्वल टू 2 से आया, n इक्वल टू कहां से आया, 3 से, है ना, फिर कहां आया, 4 से, फिर आ रहा है 5 से, 6 से आ रहा है, और बहुत दूर से कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आ रहा है। इस सीरीज का नाम है, कौन सी सीरीज बताया आपने, लाइमन सीरीज। इसे हम लोग बोलते हैं लाइमन श्रेणी। क्या बोला जाता है, लाइमन श्रेणी पहली सीरीज है जिसके लिए n फाइनल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और अगर ध्यान से देखो तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो क्या वैल्यू बड़ी आती है, तरंगदैर्घ्य पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अरे डिस्टेंस है भाई, लेंथ है, क्या हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर n फाइनल छोटा कर दोगे तभी तो ये वैल्यू बड़ी होगी, और अगर आप n फाइनल ही बड़ा कर दोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कभी फार्मूला जब लगाते रखना ना, और मान लो कंफ्यूजन हो जाए, तो हमेशा रखना कि इधर वाला, आगे वाला छोटा होगा, आगे वाला नीचे जो है वो क्या होगा, हमेशा वो हमेशा छोटा होगा, और फिर उसके बगल वाला क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जो फिक्स है उसको छोटा रखना है बस, जो फिक्स है उसको। इसके लिए n फाइनल, एक सेकंड, सब सही लिखा, हाँ n फाइनल क्या लिखा है मैंने, 1, तो n फाइनल। अब बताओ इसके लिए लेमडा का फार्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू क्या बनेगा फार्मूला, r 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। तो इनिशियल छोड़ करके केवल मैं लिख देता हूं उसको n का स्क्वायर, क्या लिख देता हूं मैं उसको, n का स्क्वायर मैंने लिख दिया। और यहां से मेरा फार्मूला क्या बन रहा है भाई, यही बना, और क्या बना, यही तो बना ना, यही लिख देता हूं। क्या मैं बार बार अलग अलग फार्मूला उतारूं, सब तो एक ही चीज है, ये हो गया। समझ में आया लाइमन सीरीज के लिए फार्मूला। सोच अगर बामर सीरीज होती तो 1 के बजाय 2 का स्क्वायर, 2 नहीं 2 का स्क्वायर बे 2, और अगर लाइमन बामर, इसके बाद जो फलाना धिमका चिमका ये सब आती है उनके लिए पार्शियन ब्रैकेट और पीफोन, ठीक है, तो उन सब के लिए ये अलग अलग आता जाएगा, है ना। यही वैल्यू बदलेगा, इसकी वैल्यू बस इससे ज्यादा रखनी है। ये वाला हमेशा कम होगा छोटा होगा, बड़ा होगा ज्यादा होगा, कम होगा। इसकी वैल्यू पहले मैंने क्या बोला, कम होगा छोटा होगा, फिर मैंने क्या बोला, बड़ा होगा ज्यादा। अरे हर बार गलती हो रहा है क्या। इसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी इसके कम, इसके रेस्पेक्ट में, फिर आपको जो घटाओगे तो आपको ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कौन सी वेवलेंथ बताना चाहोगे, पहली वाली कि आखिरी वाली, दो ही पूछेगा, पहली वाली और आखिरी वाली। क्या आखिरी वाली सबसे बड़ी है, आखिरी वाली सबसे बड़ी है, और क्या पहली वाली सबसे छोटी है, आइए चेक करते हैं हाँ या ना, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा दूं, फॉर फर्स्ट, है ना, फॉर फर्स्ट लाइन, सबसे पहली लाइन के लिए फॉर
फर्स्ट लाइन, सबसे पहली रेखा के लिए, सबसे पहली रेखा के लिए क्या ख्याल है आपका? बताइए सब लोग। एन ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। एन इक्वल टू जो एन फाइनल है, सॉरी एन इनिशियल, इनिशियल एन क्या होगा पहली लाइन के लिए बता, 2 होगा। तो यहां पर किसका स्क्वायर आएगा? 2 का स्क्वायर ना। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, बताइए, आर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू 4, सही है। ये हो जाएगा आपका आर इंटू ये 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 क्या 3/4। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू 1/r। अरे 4/3r जो तुम लोग बता रहे हो वही तो लिखा है मैंने। चलो ये हो गया किसके लिए? ये किसके लिए हो गया? पहली लाइन के लिए। लास्ट लाइन जो होगी, क्या यहीं पर वो सीमित है यहीं तक? इसके आगे भी मिलेगी लाइमन, इसके आगे मिलेगी। तो क्या ये लिमिट है इसकी? इसकी क्या मैक्सिमम लिमिट यही है? इसे बोला जाता है सीरीज लिमिट के नाम से। किस नाम से? सीरीज लिमिट। श्रेणी की सीमा रेखा कहते हैं सबसे आखिरी वाली। सबसे पहली लाइन को तो पहली लाइन ही कहते हैं, पहली रेखा। लेकिन जो सबसे आखिरी वाली है, जहां पर लिमिटेशन है कि इसके बाद ये खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। और एग्जाम में क्या आएगा? सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। श्रेणी, लाइमन श्रेणी की सीमा रेखा क्या होती है? तो सीमा रेखा क्या होती है, तो ये नहीं सोचना है कि सबसे बढ़कई, ये ना लिख देना। तुमको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे बड़ी वाली नहीं, जो सबसे बड़ी वाली है, जो इन्फिनिटी से कहां आता हो, पहली वाली में आकर गिरता हो, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी। आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। किसके लिए बेटा कैलकुलेट करना है हमको? ये तो फर्स्ट लाइन हो गया। अब कौन सा है? फॉर लास्ट लाइन। फॉर लास्ट लाइन, जिसको आपने किस नाम से सीख रखा है? सीरीज, सीरीज लिमिट के नाम से जाना जाता है। ये क्या हर श्रेणी में लिमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए, मिलेगी ना। तो सीरीज लिमिट के नाम से जानते हैं हम लोग। और उसको बताने के लिए आप क्या करोगे बेटा? एन, जो एन बराबर, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, यही तो बदलेगा। बताओ क्या रखा गया? इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? अबे क्या रखेंगे तुम लोग? इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? इन्फिनिटी। कहीं की भी सीरीज लिमिट बनाओगे, एन इनिशियल हमेशा इन्फिनिटी ही रखोगे। कभी भी सीरीज लिमिट बताओगे तो एन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या लिखोगे? 1/λ इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/इन्फिनिटी वैल्यू 1 माइनस 0 1 आर इंटू 1 आर लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन आर, लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब सबको आर की वैल्यू आती है, सबको आर की वैल्यू नहीं आती। 1.097 इंटू 10⁻7 आती नहीं आती है? मीटर इनवर्स। तो सोचो मीटर इनवर्स इसीलिए इसको होना पड़ा, क्योंकि जब तू 1/r करेगा तो क्या मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा, तो क्या मीटर प्लस में होगा, अब तभी तो वेवलेंथ का यूनिट बन पाएगा। इसीलिए इसका यूनिट याद रखिएगा, मीटर इनवर्स होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो बता देता हूं। ये 1/r आया, और लेमडा इक्वल टू लिखा जाता है। 1/r का मतलब होता है, सब कुछ सॉल्व करेगा ना रख करके, तो आएगा लगभग 912 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना पड़ेगा आपको। लेमडा इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 912। ये किसकी है? सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज। 1/r की वैल्यू ही यही होती है। इधर देख, क्या 1/r इधर भी लिखा है? तो क्या अब इधर रख करके सॉल्व कर ले, क्या है कि नहीं है? और सबको पता है सर ये सबसे बड़ी वाली लाइन है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली ज्यादा नहीं चाहिए, कम आनी चाहिए, कम। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। 4/3 इंटू 912 है कि नहीं है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 3 4 जा 12, इसका 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 4 4 जा 12 16, 12 16, 12 15 याद रखिएगा, जो अच्छा लगे आपको याद रख लीजिएगा, है ना। तो लेमडा कितना आएगा? बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कितना लेमडा, इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर आया आपका 12 16 एंगस्ट्रॉम। वैसे बुक में 12 15 लिखा मिलता है। अबे ये तो ज्यादा है, तुम लोग तो उसको ज्यादा कह रहे थे। सीरीज लिमिट छोटी होती है, ये याद रखिएगा, गलत मत करना। सीरीज लिमिट देखने में बड़ी है लेकिन होती छोटी है। देख लो 912 आई, और ये कितना आया? 1216 एंगस्ट्रॉम। ज्यादा आई, ज्यादा ही नहीं आई। तो ये होता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रीजन है ना, ये किसकी वेवलेंथ का ऑर्डर है, याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया जाता है। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा वायलेट रीजन, पराबैंगनी क्षेत्र। ये वेवलेंथ का जो ऑर्डर है, ये किसके अंदर में पड़ रही है? ये पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ये वाली।
यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। पराबैंगनी क्षेत्र में हमको ये मिलती है 1216 एंगस्ट्रॉम और ये दूसरी 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये था आपका क्या चीज, ये पूरा था आपका एमिशन स्पेक्ट्रा को लेकर के सवाल जवाब। और अभी केवल लाइमन सीरीज पढ़ा आपने, अभी कौन सी बची है, बामर और फिर पाशन, फिर ब्रेकार्ड, फिर बाकी सब नहीं, केवल बामर तक पढ़नी है। और बामर में भी जो खास है वही बताऊंगा। बामर में बामर में बहुत है, बामर में बहुत है, अभी बताते हैं आपको, बट मैं उतना ही बताऊंगा जो आपके काम आएगा, जो आपसे पूछा जाता है। क्लियर हुआ सबको ये वाला। दूसरी सीरीज का नाम बताइए सब लोग। लाइमन की जगह पर क्या रखूंगा, बामर। बामर जो है सेकंड, हर बार कहां से आके कहां गिरेगा, कहीं से भी आकर के, अबे एक से आकर के दो पे मत गिराना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके मिलेगा, है ना। हाँ, ऊपर वाले से। तो मान लो 3 से आकर के कहां गिर रहा है, 3 से आके 2 में गिरा, या फिर 4 से आकर के 5 से 6 से आकर के और इन्फिनिटी से आकर के। तो जो सीरीज मिलेगी इसका नाम होगा बामर सीरीज के नाम से जाना जाएगा। इसे बोलते हैं बामर से, फॉर बामर सीरीज, फॉर बामर सीरीज। उसके लिए क्या चीज फिक्स है हमेशा और हमेशा, क्या एन फाइनल, और एन फाइनल कितना कर दूंगा मैं, क्या एन फाइनल उसके लिए 2 कर दिया जाएगा, तो एन फाइनल 2 कर दिया जाएगा, और एन इनिशियल 2 हटा दिया जाएगा, और क्या 3 4 5 ऐसा होता जाएगा। और लाइमन के बजाय आपकी कौन सी सीरीज बन जाएगी, बामर सीरीज बन जाएगी। क्लियर है सबको, क्लियर है ये पूरा, कोई दिक्कत किसी को। देखो इसकी सीरीज लिमिट 1/r आती है, और इसकी जो सीरीज लिमिट के बदलावा इसकी जो फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है भाई, 4/3r। ये याद रखते हुए चलना, क्योंकि मैं आपको एक रेशियो दूंगा अच्छा खासा। लेमडा 1 कितनी आई है लाइमन के लिए, 4/3r, और सीरीज लिमिट जो लास्ट आई है आपकी वो कितनी आई है बेटा, 1/r। लाइमन के लिए मैंने उधर बगल डेटा लिख दिया है, काम आएगा, अभी बताता हूं क्या एक रेशियो बताते हैं वहां से। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, अब मैं बात करता हूं बामर सीरीज। क्या बामर सीरीज के लिए डेटा लिखा जा चुका है, अरे फार्मूला भी तो लिख गया, ये देखो 2 का स्क्वायर, सही है एकदम क्लियर। फॉर फर्स्ट लाइन n इक्वल टू 3, तो यहां किसका स्क्वायर होगा, ये एक सेकंड, ये तो नहीं है सही, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहीं से करा जा रहा है, और यहां क्या करेंगे 3 3 जा 9 करा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 4, क्या 5r/36, 9 चौके 36 बेटा, कितना आएगा आपका 5r बाई, लिखते हैं डायरेक्ट ना, 5r/36। अब इसको अगर सॉल्व वगैरह करोगे तो लेमडा इक्वल टू आपका आएगा 36/5 इंटू 1/r। 1/r का मतलब 912 से गुणा, यानी 36/5 गुणे 912 एंगस्ट्रॉम आएगा। सॉल्व करोगे तो अब आपका लगभग आएगा 65 63, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा, 65 63 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये है फर्स्ट लाइन के लिए, 65 66 आ रहा है, ठीक है, 0.4 तो वही लिख लो, 65 63 जो बुक में लिखा होगा डेटा वो लिख करके याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपके लिए, है उसी। ध्यान से देखो किसके रीजन में आ रही है, किस क्षेत्र में आ रही है, कौन से रीजन क्या जाती है, किसकी वेवलेंथ इसके जैसे मिलती है, 4000 से 6000, सॉरी 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3000 से 6000 लिखा मिलता नहीं मिलता है, तो वो कौन सा आता है, दृश्य क्षेत्र में मिलता है, विजिबल रीजन में पड़ गई ये वाली। इसकी लास्ट लाइन चेक करो कहां पड़ती है, फॉर सीरीज लिमिट, फॉर लास्ट लाइन ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर यानी 4/r, कितना 4/r, 912 का 4 से गुणा ही तो होना है, तो 912 का 4 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 36 46 36 48 36 48 एंगस्ट्रॉम आया लगभग। मैंने बताया ना 3600 से, है ना, 7200 एंगस्ट्रॉम। तो क्या वो विजिबल, मिटा रहा इसको यार, कहां से लिखा हुआ है, क्या ये किसमें पड़ गई, विजिबल रीजन में। ये होती है बामर सीरीज। अब बामर सीरीज में क्या ध्यान देने वाली बात है, अब वो सुनिएगा जो एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये बनाया मैंने, बामर सीरीज बनेगी, ऊपर ऊपर तक सब बनाओगे, है ना। तो ये जो सबसे पहली लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इन सबके नाम है बामर सीरीज में।
सबसे पहली जो लाइन है इसको बोलते हैं अल्फा लाइन, एच अल्फा। सबसे पहली लाइन का क्या नाम है? एच अल्फा। दूसरी लाइन का नाम है एच बीटा और तीसरी लाइन का नाम है एच गामा, चौथी का एच डेल्टा। एच डेल्टा। आपको ज्यादा नहीं जाना है, केवल कितने तक जानना है? 3 तक। और जो भी आपसे एग्जाम में पूछा कि केवल पहला अल्फा, वो फर्स्ट लाइन। एक सेकंड, बीटा भी पूछ सकते हैं भाई, मैंने देखा है कहीं कहीं बीटा भी पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी अब तुम्हें हाइड्रोजन की सॉरी बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है वही क्या है आपका? एच अल्फा, वही है अल्फा। जो सेकंड है वो बीटा है और जो थर्ड है वो गामा है। ये वो डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है, और तो नहीं है बेटा, ठीक है ना। यही 3 हमें ध्यान में रखते हुए चलना है और इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। अच्छा मैं बात करूं तो किसके लिए, अच्छा इसका डेटा अलग अलग आएगा, मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं, मुझे केवल सीरीज लिमिट से लेना देना रहेगा, ठीक है। मैं केवल सीरीज लिमिट से, अल्फा बीटा गामा क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ये चीज? एच अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी या एच गामा की? अबे ये भी सोचेगा तू, सबसे पहली वाली सबसे ज्यादा होती है। पगले हो तुम लोग, सोच रहे हैं कैसे बताएं, बड़ी दिख रही है। जो बड़ी दिखती है वो बड़ी नहीं होती है, वो छोटी से। देखो तुमने सॉल्व करा, ये देखो ये कितनी आई है पहली वाली? 65 बहुत ज्यादा आया है। और लास्ट वाली कितनी आई है? 3648, 3648 आई है। और जो लास्ट वाली है सबसे बड़ी होती है, दिखती सबसे बड़ी है, होती नहीं है। लाइमन बामर। इसके बाद आपके पास कौन आते हैं? पाश्चन, ब्रैकेट और पिफोन। उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि मुझे समय का अभाव है और इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाने वाला हूं। बट आपको क्या ध्यान देना है, क्या फार्मूला बना लोगे खुद से? फार्मूला क्या बनाओगे? अब हमने सर बामर पढ़ लिया, अब मैं बात करता हूं लाइमन बामर के बाद पाश्चन की। उसके लिए हमेशा मंजिल क्या होगी? हमेशा मंजिल क्या होगी बेटा? 3 होगी। और उसके बाद ये बन जाएगी कौन सी सीरीज? पाश्चन सीरीज बन जाएगी, है ना। पाश्चन सीरीज बन जाएगी। और पाश्चन सीरीज के लिए हमेशा क्या आएगा? पाश्चन सीरीज के लिए एन फाइनल हमेशा 3 होगा, बाकी तो सब लिख ही लोगे। ये इसकी वैल्यू यहां 3 हटा दोगे 4 5 6 आ जाएगा। ये रख के सॉल्व कर लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क के जैसा रूप में रहेगा पाश्चन सीरीज को लेकर के। और उसके बाद इसमें एक खास बात का ध्यान देना है, ये तो लेमडा। अच्छा लेमडा ये किसकी है? लाइमन के लिए ना। बामर के लिए कितनी आई सीरीज लिमिट? 4/r। बामर के लिए सीरीज लिमिट क्या आई है? 4/r। बेटा पाश्चन के लिए जब आप सीरीज लिमिट लगाओगे तो ये तो इन्फिनिटी, लेकिन ये कितना हो जाएगा? क्या 3 का स्क्वायर मतलब क्या? 9/r। तो लेमडा फॉर पाश्चन क्या आएगा? 9/r। डायरेक्ट याद भी रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आते हैं ब्रैकेट। कौन आते हैं? ब्रैकेट आते हैं, है ना। और ब्रैकेट आते हैं तो उसके लिए मंजिल हमेशा 4 होगी। हमेशा क्या होगी? मंजिल 4 होगी। और 4 होगी तो आप क्या करोगे? यहाँ 4 चुके 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आपका ब्रैकेट के लिए हो जाएगा लेमडा फॉर ब्रैकेट, वो हो जाएगा 16/r। और सबसे लास्ट में फुंड आएंगे, ये हो जाएगा जब हमेशा किस में गिरेगा करके? हम 5th वाले में। ये तो 6 है ना, ये वाला, है ना। बाकी तुम लोग और बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। वो सीरीज लिमिट भी बन गई। उसके लिए बेटा यहां पर कितना हो जाएगा? अरे 4 16 किया था, 5 कैसा करेगा? कितना हो जाएगा? लेमडा फॉर फुंड बताइए कितना आएगा? 25/r। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि सबकी लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, इन सबकी जो सीरीज लिमिट का रेशियो है कितना आता है, ठीक है। तो सीरीज लिमिट का रेशियो तो वो आर सब में से कट जाएगा, आर तो सब में से कट जाएगा। रेशियो आएगा 1:4:9:16:25। क्लियर है सबको? क्लियर है ना। ये सीरीज लिमिट का रेशियो पता लगा। ये वाला आपसे फर्स्ट लाइन का नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो कैलकुलेट करना, है ना। मैंने नहीं बताया, लेकिन तुमसे जो पूछेगा वो केवल यही पूछते हैं हमेशा और हमेशा कि व्हाट इज द रेशियोज ऑफ सीरीज लिमिट। और अब बात आई कि सर ये तीनों कहां पड़ेंगी? इसको तो बता दिया कहां पड़ेगी, इसको पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, ये कहां पड़ेगी? कहां पड़ेगी? दृश्य क्षेत्र में। ये तीनों इंफ्रारेड में जाती हैं। कहां जाती हैं? इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश क्षेत्र में जाती हैं, इंफ्रारेड रीजन में जाती हैं। क्लियर हुआ क्या सबको? ये था कौन सा स्पेक्ट्रा? हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हाइड्रोजन एटम का आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है आपको। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद आपको क्या पढ़ना है? एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रॉगली, है ना। सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स, बोहर के सेकंड पॉस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन और बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन और फिर न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए यहाँ पर विराम देते हैं सेशन को। तब तक
तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।